नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका सत्र 16 भाग 2 है। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज यानी नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी निजी जिम्मेदारी होगी। दोस्तों, एक बात और कही जाती है, यदि कोई भी व्यक्ति इस लॉ ऑफ वन को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो यह भी उसकी फ्री विल है, वो चाहे तो ऐसा कर सकता है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, यह करने का उनका मकसद क्या था? तो रा कहते हैं, ओरियन समूह का मकसद जैसे कि पहले बताया गया था, जीतना और गुलाम बनाना है। यह कार्य कुलीन वर्ग यानी जिनको तुम एलिट्स बोलते हो उनको ढूंढने से होता है, उन्हें ऊंचे पद पर स्थापित करने और अन्य सभी लोगों को उन्हें सेवा देने से होता है। इसके लिए वे विभिन्न यंत्रों की मदद लेते हैं, जैसे कि वे सारे कानून जो इस कुलीन वर्ग ने सभी को दिए हैं, यानी इस एलीट वर्ग ने सबको दिए हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, इन 10 धर्म निर्देशों के कानून को प्राप्त करने वाला सकारात्मक यानी पॉजिटिव था या नकारात्मक यानी नेगेटिव था? तो रा कहते हैं, इन धर्म निर्देशों को प्राप्त करने वाला काफ़ी सकारात्मक था यानी काफ़ी पॉजिटिव था। उसका नाम मोइशे था। उन्हें एक के कानून का ज्ञान था, इसलिए वे इन धर्म निर्देशों में छुपे हुए गलत जानकारियों को जानते थे। वह जानते थे, इसलिए उनके साथ संपर्क असफल रहा। हालांकि वे पहले से ही एक के ज्ञान को जानते थे, परंतु वे अपने कबीले के लोगों को प्रभावित नहीं कर सके। उन्होंने अपने कबीले को एक का ज्ञान देकर मुक्त करने की काफ़ी कोशिश की, परंतु उनके लोगों को धर्म निर्देश का पालन करना ही बेहतर लगा। उनके लोगों ने उनका सम्मान और ईश्वर के प्रति उनके प्रेम को तोड़ने की बहुत कोशिश की। उन्हें अपने समूह से भी निकाल दिया गया था तथा उनका बहिष्कार भी किया गया। अंत में उन्होंने दुखी होकर तीसरी घनत्वता को छोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ऐसा ही होता है। ये जरा सही रास्ते पे कोई चलने की कोशिश करता है तो उस बेचारे के साथ ऐसा ही हो जाता है। तो दोस्तों, सत्य के रास्ते पर चलने वालों को तो दुख तो उठाने ही पड़ते हैं। ये तो हम लोग हमेशा ही देखते हुए आए हैं, फिल्मों में भी देखा और पता नहीं भगवान जाने कहाँ कहाँ देखा है हम लोगों ने, वास्तविकता में भी देखा ही है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे तो वो कह रहे कि लोगों को आदत इतनी हो गई थी कि उन्हें जब कोई निर्देश लेने की आदत हो गई थी कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर, तो उनकी आज़ादी का उल्लंघन तो हो रहा था, लेकिन उन्हें मज़ा आ रहा था उसमें। उन्हें लग रहा था कि हाँ चलो, कोई दिशा तो है हमारे पास। लेकिन एक का ज्ञान क्या करता है, वो आपके दिमाग को खोलेगा। अब जब दिमाग को खोलेगा तो आप अनंत संभावनाओं में सोचोगे, अनंत जितनी पॉसिबिलिटीज, इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज हैं उनके अंदर सोचोगे। तो ये चीज़ मोइशी को पता थी। अब मोइशी ने क्या किया, बाकी लोगों को देने की कोशिश की, परंतु मतलब अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा ये भी। तो खैर, अगला सवाल डॉन करते हैं, यदि ये व्यक्ति सकारात्मक यानी पॉजिटिव प्रवृत्ति के थे तो ओरियन के समूह ने इनसे संपर्क कैसे किया? तो रा कहते हैं, ये काफ़ी गहन युद्ध का मैदान था जो कि सकारात्मक यानी पॉजिटिव सोच वाले महासंघ के लोग तथा नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच वाले लोगों के बीच होता है। मोइशे नाम के व्यक्ति प्रभावित होने तथा ज्ञान लेने के लिए स्वतंत्र थे और उन्होंने एक के कानून को सबसे सरल रूप में प्राप्त किया था। हालांकि उनकी जानकारी नकारात्मक हो गई जब उनके लोगों ने उन पर दबाव डाला और कहा कि धर्म निर्देशों की जानकारियां सही हैं और लोगों के लिए लाभदायक हैं। इस कारण यह व्यक्ति इस प्रकार की जानकारियां और खुद की सेवा के ज्ञान को पाने के लिए स्वतंत्र हो गया, यानी कि उन्होंने इस तरह की गलत जानकारियां भी प्राप्त की। तो दोस्तों, मोइशे हो सकता है कि ध्यान अवस्था में बैठे हों, तो ध्यान अवस्था में बैठ के ये ज़रूरी नहीं है कि आपको करेक्ट जानकारी मिलेगी। वो इसीलिए क्योंकि इस किताब में भी जब ये किताब चल रही थी तो जो कार्ला थी वो ध्यान अवस्था में थी और ये जो ओरियन समूह था जिसको अंग्रेजी में साइकिक अटैक बोलते हैं, वो उस पे अटैक करे चले जा रहे थे ताकि किसी तरीके से कार्ला की मृत्यु हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ये लोग संभाल के एक दूसरे का ध्यान रखते हुए आगे ही निकलते चले गए। तो ध्यान अवस्था में मिली गई ये सारी जो सूचनाएं होती है ना, ज़रूरी नहीं है कौन आपको दे दे,
परंतु जिसको एक का ज्ञान होता है ना, वो तुरंत पता लगा लेगा कि यहाँ पर मुझे इस तरीके की जानकारी मिल रही है कि जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर। तो डॉन कहते हैं यह एक इकाई के लिए बिल्कुल या एक व्यक्ति के लिए बिल्कुल विपरीत होगा जिन्हें एक के कानून का ज्ञान हो और वह यह भी कहे कि तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे रा ने क्लियर ही कर दिया। रा ने कहा कि यदि कोई तुम्हें यह कहता है कि तू ऐसा कर और ऐसा ना कर या ऐसा ना कर, मतलब या तो ऐसे कर ले या फिर ऐसे नहीं कर, नहीं नहीं ये नहीं करने देंगे हम तेरे को। अगर दोनों ही केस में आज़ादी का उल्लंघन हो जाता है सामने वाले की, यही चीज़ यहाँ पे रा ने क्लियर की है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति होगा ना, उसकी स्वतंत्र सोच तो है ही ना, वो अपने दिमाग से कैसा सोच सकता है वो बात और है। हाँ, लेकिन जिसको एक के ज्ञान ना पता हो ना, और जिसको ये नहीं पता हो कि भाई ये फ्री विल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, वो गलती कर सकता है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन करो। आप पूछ सकते हो और मांग सकते हो। यदि आप पूछोगे और मांगोगे ना, तो चांसेस ये होते हैं कि आप दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन नहीं करोगे। लेकिन अगर आप पीछे से कुछ कर रहे हो या दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन कर रहे हो, उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो हाँ, ये आज़ादी का उल्लंघन है। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या आप हमें आपके समूह के इतिहास के बारे में बता सकते हैं और आपको किस तरह एक के कानून का ज्ञान हुआ? तो रा कहते हैं हमारे सीखने का मार्ग हमेशा वर्तमान क्षण में होता है। हमारे यहाँ इतिहास की कोई अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारे यहाँ। तो हम आज में जीते हैं। यदि आप एक चित्र की कल्पना कर सकते हैं तो करिए, जिसमें एक घेरा हो। हम अल्फा और ओमेगा को अनंत बुद्धिमानिता के रूप में जानते हैं। यह जो घेरा है वह कभी खत्म नहीं होता है, यह वर्तमान है। वे घनत्वता जिनमें हम चले हैं, इस चक्र के विभिन्न बिंदुओं में उनकी विशेषता इस प्रकार है। पहले जागरूकता का चक्र है, दूसरा विकास का चक्र है, तीसरा स्वह चेतना का चक्र है, चौथा प्रेम या समझदारी का चक्र है, पांचवा प्रकाश या ज्ञान का चक्र है, छठा प्रकाश प्रेम और प्रेम प्रकाश या एकता का चक्र है, सातवां प्रवेश द्वार गेटवे का चक्र है, और आठवां अष्टक होता है जो एक रहस्य में चला जाता है जिसके गहराई में हम अब तक नहीं गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर रा जो कहना चाह रहे हैं, रा कहना चाह रहे हैं कि हर व्यक्ति की अपनी एक अनुभवों की साइकिल होती है। कि मतलब पहले वो अवेयरनेस में, यानी कि वो ये जानकारी प्राप्त करेगा जहाँ पर भी, जिस भी ग्रह पर हो, पहले वो एक नॉर्मल सा, मतलब हो सकता है कि पेड़ पहाड़ पौधे ये सब बने, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है जिसे कहते हैं ग्रोथ की स्टेज। फिर वो इस ग्रोथ की स्टेज में आगे बढ़ेगा और जैसे जानवर वगैरह ये सारी चीज़ें बनेगा। फिर उसके बाद आती है सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी तीसरी घनत्वता, जहाँ पर वो अपने आप को जानना शुरू कर देता है, यानी उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। तो जिसको आप कह सकते हो सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि अब मैं हूँ। तो उसके नाम से अगर आप पुकारोगे, सारी चीज़ें करोगे, तो उसको इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ मैं हूँ। तो ये चीज़ तीसरी लेवल पे हो जाती है, चौथी, ये तीसरी घनत्वता है। तो अवेयरनेस होगी पहली घनत्वता में, और ये पीछे की जितनी चीज़ें हैं ना, ये अगली घनत्वता के अंदर ऐड होती चली जाएंगी। तो इस घनत्वता में आपके पास जानकारी भी है। अवेयरनेस का मतलब हो गया जानकारियाँ, और ग्रोथ मतलब अब आप धीरे धीरे आगे चल रहे हो। और तीसरी चीज़ और आ जाती है कि हाँ मैं हूँ, मतलब मेरा कोई अस्तित्व है। फिर इसके बाद आती है चौथी घनत्वता। ठीक है, चौथी घनत्वता में है लव एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी प्रेम और समझदारी। अब प्रेम और समझदारी दोनों तरीके का हो सकता है। एक तो खुद को प्रेम करना, खुद की सेवा के तरीके से, एक दूसरों को प्रेम करना, वो भी प्रेम ही है और ये भी प्रेम ही है। इसके बाद होता है लाइट और विजडम, यानी रोशनी और ज्ञान की दुनिया। यहाँ पर जाके हर प्रत्येक व्यक्ति ये सीखता है कि रोशनी से सब कुछ कैसे बनाया रचयिता ने। मतलब ये जो हम आंखें मूंदते हैं, रोशनी के जो कण कण से नजर आते हैं ना, यही सारे एक जगह इकट्ठे होकर सारी चीज़ें बना देते हैं। मतलब दीवार जो बनी हुई है वो भी इसी की, हम जो बने हुए हैं वो भी इसी के, और इस एक एक कण के अंदर पूरे के पूरे ब्रह्मांड का होलोग्राम है, मतलब उसकी फोटो है, जिसके अंदर गतिविधियां हो रही हैं। ठीक है, उसके अंदर चीज़ें हो रही हैं, वो कांपती हुई फील्ड है वो, बस मतलब वो रोशनी ही है उसके अंदर और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग बेसिकली जो बने हुए हैं ना, पूरे के पूरे रोशनी के बने हुए हैं। फिर इसके बाद आता है यूनिटी, यानी अब आपको प्रेम का भी ज्ञान हो गया, आपको रोशनी का भी ज्ञान हो गया, अब आप एकता में आ चुके हो, यानी अब आपको दोनों चीज़ों का ज्ञान हो गया।
ये है छठी घनत्वता जहां पर रा है यूनिटी में। फिर इसके बाद आती है गेटवे टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी, यानी अनंत बुद्धिमानिता के अंदर चले जाना, मतलब रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता को जान लेना। और वो आपको याद होगा कि हमने आपको दिखाया था जो हमारी आकाशगंगा है उसके सेंटर में जो बिल्कुल एकदम वो बना हुआ है ना, एक लाइट बीइंग है। तो यहाँ पे जाके आप उस एक अनंत बुद्धिमानिता में आ जाते हो जहाँ पर आपको पता चलता है कि आप ये सीखते हो कि ग्रह कैसे बनते हैं, ठीक है, सूरज कैसे बनते हैं, ये सारी चीज़ें की सारी की चीज़ें इसके अंदर होती हैं। फिर इसके बाद होती है आठवीं घनत्वता। आठवीं घनत्वता में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये सारी ब्लैक होल में घुस जाती हैं, और ब्लैक होल में घुसने के बाद पीछे से जाके बस तरंगों में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यानी एक तरीके से आप अब रचयिता बन चुके हो, प्योर। अब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं है कि भाई क्या है भूतकाल, क्या है भविष्य, क्या है वर्तमान, सारा कुछ यहीं पे एक ही जगह पे जाके मिल जाता है। इसलिए इसको कहते हैं रहस्य की दुनिया। यहाँ पे सारे रहस्य जो है ना, वो आपको पता चल जाता है कि रचयिता ने किस तरीके से किया सारी चीज़ों को। तो खैर इसके आगे डॉन कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली सामग्री में आपके संपर्क से पहले परिसंघ द्वारा यानी महासंघ द्वारा यह कहा गया था कि कोई भूतकाल या भविष्य नहीं है, सब वर्तमान ही है। क्या यह एक अच्छी समानता एनालॉजी होगी? क्या मतलब हमारा समझना ठीक होगा कि कोई भाई भूतकाल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, सब कुछ वर्तमान में चल रहा है? तो रा इसका जवाब देते हैं। रा कहते हैं तीसरी घनत्वता में भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों होते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति भविष्य में निकल जाए, यानी कि वह मर जाए और उसका चक्र तीसरी घनत्वता में पूरा हो जाए, तो उसे उस वक्त सिर्फ वर्तमान ही दिखता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कह रहे हैं ना, जब कोई व्यक्ति मर के जाता है ना, तो उसके सामने हालांकि उसकी सारी चीज़ें होती हैं, भूतकाल भी होगा, भविष्य भी होगा, वर्तमान भी होगा, सब होगा, लेकिन सारी की सारी चीज़ें उसे एक ही वक्त पे दिखने लग जाती हैं। इस वजह से राय यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पे ना मरने के बाद सब चीज़ें वर्तमान ही हो जाती हैं, उसको सारी चीज़ें एक ही जगह पे इकट्ठी होकर दिखने लग जाती हैं। इसको कहते हैं जीरो पॉइंट पे चले जाना। यदि आप ऐसे सोच के चलिए कि मान लीजिए आपकी सारी जिंदगी की, अगर आप इसे समझना चाहें तो इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, आपकी सारी जिंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एक साथ में अगर आपकी आंख के सामने आ जाएं, तो आपको सोचना ना पड़े, बस आपके सामने फिल्म सी हो और एक एक चीज़ उसके अंदर आपकी आंख के सामने हो, और जितनी जिंदगियां आपने जी हैं वो भी सारी एक ही जगह इकट्ठी होगी एकदम आंख के सामने आ जाए। मतलब एक ऐसा टीवी जिसके अंदर आप सारा कुछ देख सकते हो, परंतु ये टीवी नहीं है, ये आपकी आंख के सामने वही छोटे छोटे से ऊर्जा के कण होंगे, उन्हीं के अंदर पूरी की पूरी फिल्म दिख जाएगी आपको सारी की सारी। फिर आगे रहा कहते हैं, हम भी स्वयं यह समझदारी सीख रहे हैं। सातवें स्तर पर या घनत्वता में यदि हमारी विनम्र कोशिशें, हम्बल एफर्ट्स पूरी हो जाएंगी, तब हम भी एक हो जाएंगे। तब हमारी कोई भी यादें नहीं होंगी, ना ही हमारी पहचान होगी, ना ही कोई भूतकाल होगा और ना ही भविष्य होगा, हम सब एक होंगे। तो रा भी यही कह रहे हैं कि जब वो सातवीं घनत्वता में पहुंचेंगे ना, यानी गेटवे टू इंटेलिजेंट इन्फिनिटी में एक बार पहुंच गए वो, मतलब उस द्वार पे पहुंच गए जहां पर रचयिता की बुद्धिमानिता के अंदर पहुंच गए आप, मतलब आप वो गैलेक्सी के सेंटर में पहुंच गए। और जब आप वहां पहुंच जाते हो ना, फिर उसके बाद सारी की सारी चीज़ें आपकी घुल मिल जाती हैं। फिर आपको ना, आपके लिए ना कोई भूतकाल है ना भविष्यकाल है, आप जीरो हो चुके हो, एकदम जीरो। मतलब अब आप उस स्टेज पे आ चुके हो जहां पे अब आप भी सब कुछ देख सकते हो। इसके बाद वाली स्टेज जो है वो रहस्य की है, कि रचयिता के दिमाग के अंदर घुस जाना, मतलब रचयिता की तरह तरंगे बन जाना, ये है। तो फिर अगला सवाल डॉन करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको सभी चीज़ों की जागरूकता हो जाएगी, मतलब आपको सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी। तो रा कहते हैं हाँ, ये आंशिक रूप से सही है। यह हमारी समझदारी है कि यह सब हमारी जागरूकता नहीं बल्कि उस रचयिता की साधारण जागरूकता है। इस प्रकार हमें यह ज्ञान मिला है। तो रा यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो, ये हमारी समझदारी है कि हम लोग ये जानते हैं कि जागरूकता नहीं बल्कि उस रचयिता की साधारण जागरूकता, मतलब रचयिता का जो दिमाग किस तरीके से काम करता है ना, ये तरंगे किस तरीके से काम करती हैं, कहते हैं वो सारी जानकारियां हम लोगों को मिल जाएंगी। तब जाके हम लोग रचयिता बन जाएंगे, प्योर रचयिता। जैसे रचयिता ने रचा हम भी रचने लग जाएंगे। तो अगला सवाल जो डॉन ने पूछा था वो रा को समझ नहीं आया, तो उन्होंने कहा कृपया अपना सवाल दोबारा पूछिए। तो डॉन सवाल करते हैं कि हमारी आकाश गंगा में कितने ग्रहों में जीवन है, मतलब जैसे हम जी रहे हैं ऐसे और कितने ग्रहों में है। तो रा कहते हैं हम यह अनुमान लगा रहे हैं कि आपको सारी घनत्वता की चेतना के बारे में जानना है, या इस सवाल में केवल जागरूकता की घनत्वता के बारे में ही जानना है, यानी केवल अवेयरनेस वाली। सारे ग्रहों का 1/5 ग्रह में एक
ये एक से अधिक घनत्वता की जागरूकता है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, पूरे हमारी जो आकाशगंगा है उसमें जो 5% ग्रह हैं ना, उनमें एक या एक से ज्यादा घनत्वताएं हैं। मतलब एक का मतलब हो गया यहाँ पर कि हवा पानी और ये सारी चीजें, और एक से ज्यादा का मतलब ये हो गया कि वहां पर किसी ग्रह पे ये भी हो सकता है केवल हवा पानी और जानवर ही हो। कोई ऐसा ग्रह भी हो सकता है इन 5% में जिनमें हवा पानी इस तरीके की चीजें हों, या वहां के जैसा जो भी एनवायरनमेंट है वो हो, उसके साथ उन उस तरीके के जानवर हों और उस तरीके के लोग भी हों, या फिर उसके बाद उसके अंदर ही चौथी घनत्वता भी हो जाए बाद में जाके। तो इस तरीके से राह बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगे राह कहते हैं कुछ ग्रह सिर्फ कुछ घनत्वता के लोगों के ही रहने लायक है। उदाहरण के तौर पर आपका ग्रह इस समय पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी घनत्वता के रहने लायक है। तो राह कह रहे कि अब तुम्हारा ग्रह भी चौथी घनत्वता में घुस चुका है। इसलिए दोस्तों इस वक्त इस ग्रह पे जितने भी लोग हम लोग रह रहे हैं ना, हवा पानी जानवर और भी जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, वो सारी चीजें प्लस ये जो चौथी घनत्वता है, ये जो सतयुग है, ये इसमें एंटर कर चुकी है। लेकिन अभी किस दिशा में जाएगी वो एक अलग कहानी है कि भाई खुद की सेवा वाली दिशा में निकल जाएगा ये ग्रह या दूसरों की सेवा में निकलेगा, क्योंकि है तो दोनों ही प्रेम। जाएगा किस दिशा में ये देखना पड़ेगा आगे। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, अंदाजन हमारे आकाशगंगा के कितने ग्रहों के बारे में हम जानते हैं कि वहां जीवन है, चाहे वह किसी भी घनत्वता के हों। तो राह कहते हैं लगभग 6,70,00,000 हैं। तो दोस्तों 6,70,00,000 तो ऐसे हैं जो जिनके ऊपर हमारे जैसे लोग हैं, और ये 6,70,00,000 लोग नहीं है, इतने तो ग्रह हैं जिनके ऊपर जीवन है, हमारे जैसे लोग हैं। अब हो सकता है हमसे दिखने में अलग हो सकता है किसी और तरीके के हो, उनकी स्किन अलग हो, उनका टेक्सचर अलग हो, परंतु चेतना सबकी एक है। मतलब वो भी अपने अपने लेवल पे सोच रहे हैं और अपने अपने लेवल पे आगे निकल रहे हैं। तो अगला सवाल डॉन करते हैं, क्या बता सकते हैं कि उनमें से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी घनत्वता कितने प्रतिशत है? आप अंदाजन बताइए। तो यहाँ डॉन पूछ रहे हैं कि अब आप हमें तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी इन घनत्वता के हिसाब से ये 6,70,00,000 जो आपने बोले, जो ग्रह बोले 6,70,00,000, इनमें से कितने ऐसे हैं जो कि चौथी के हैं, तीसरी के हैं, पांचवी के और छठी के हैं, इस तरीके से। तो राह कहते हैं पहली घनत्वता 17% है, यानी हवा पानी और ये सारी चीजें होंगी उसके अंदर। फिर कहते हैं दूसरी घनत्वता 20% है, यानी हवा पानी के साथ साथ जानवर वगैरह हैं। फिर वो कहते हैं तीसरी घनत्वता 27% है, यानी 27% ग्रह ऐसे हैं जिन पर हवा पानी और लोग भी हैं। अब वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। फिर वो कहते हैं चौथी घनत्वता 16% है, यानी हवा पानी ये सारी चीजें होंगी लेकिन लोग भी होंगे, लेकिन चौथी घनत्वता वाले लोग होंगे। फिर वो कह रहे कि पांचवी घनत्वता 6% है, मतलब जो पांचवी होगी, जो जहां रोशनी की जो घनत्वता है वहां पर 6% है। बाकी सारी चीजें भी होंगी और एक एक माहौल भी होगा, एक एनवायरनमेंट भी होगा, लेकिन 6% है। फिर वो कहते हैं इसके आगे की जानकारी हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि वह आपकी आज़ादी का उल्लंघन होगा। तो दोस्तों उन्होंने जानबूझ के नहीं बताया छठी घनत्वता के बारे में, क्योंकि अगर वो छठी घनत्वता के बारे में बताते तो अपना ही बता देते हैं ना कि हम कितने हैं। तो हो सकता है ना चाहते हो अपने बारे में बताना। तो आगे राह कहते हैं हम एक चीज़ के बारे में बता सकते हैं, करीबन 35% ऐसे बुद्धिमान ग्रह हैं जिसे इस प्रतिशत के पैमाने में नहीं रखा जा सकता है। छठी और सातवीं घनत्वता के रहस्य के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे राह ने जानबूझ के नहीं बताया, इसको कहेंगे समझदारी। भाई हम अपनी छठी और अपने आगे के जो है ना उनके बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि ऐसे तो हम अपनी आज़ादी का ही उल्लंघन कर देंगे। मतलब हम अपनी जानकारी दे देंगे तुम्हें, तुम हमसे वो पूछ लो जो तुम्हें जानना है, अपनी जानकारी जहां तक सीमित। मतलब हम अपने से नीचे की बता सकते हैं जितनी घनत्वताओं की है, और तुम्हारे बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन अपनी देनी जानकारी किसी को, ये तो हमारी खुद की आज़ादी का उल्लंघन हो सकता है ना। और जो सातवीं घनत्वता में बैठे होंगे उनकी भी आज़ादी का उल्लंघन है, क्यों हमसे बिना पूछे हमारे बारे में क्यों बताया। तो इस तरीके से राह यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, अच्छा पहली पांचवी घनत्वता में वे सारे लोग होते हैं जो तीसरी घनत्वता से एक के कानून का ज्ञान सीखकर तथा उसे अपने जीवन में लागू करके आगे बढ़े हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ? तो राह कहते हैं हाँ यह सही है। तो दोस्तों यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि भाई जो एक के कानून का इस्तेमाल करते हुए, मतलब ये रचयिता के बनाए हुए तरीकों का इस्तेमाल करेगा, वो धीरे 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 आगे प्रोग्रेस करता चला जाएगा, जिसे कई लोग 5D कहते हैं, 4D कहते हैं। 5D 4D कुछ नहीं है। अब ये ग्रह चौथी घनत्वता में जाएगा जिसको फोर्थ डेंसिटी बोलते हैं।
डायमेंशन एक अलग चीज़ हो गई। डायमेंशन में आप टाइम भी कैलकुलेट कर लोगे और चीज़ें भी कैलकुलेट कर लोगे। अगर टाइम को अगर आप कैलकुलेट करते हो फिर तो ये फिफ्थ डायमेंशन आप इसे बोलोगे। लेकिन अगर आप टाइम वगैरह सारी चीज़ें हटा दो, क्योंकि चौथी घनत्वता में वक्त नहीं होता है, वहां पर तो रोशनी के शरीर होते हैं और कुछ भी वक्त वगैरह नाम की कोई चीज़ नहीं होती। सारी चीज़ें एक साथ ही दिख रही होती हैं आपको, सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बार में होती है आपको। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। तो हमारे ग्रह में जो आज की परिस्थितियां हैं उससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, या इस पूरी आबादी के लिए एक ही रास्ता है, और वह यह है कि हम सचेत हो जाएं और एक के कानून का अभ्यास शुरू कर दें। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं हाँ सही है। तो यहाँ पे डॉन कह रहे हैं कि जिस तरीके की परिस्थितियां हमारे ग्रह पर हो गई हैं, अगर उनसे बाहर निकलना है, मतलब अगली घनत्वता में जाना है, तो इस एक के कानून का अभ्यास करना शुरू कर दें, इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ताकि हम अगली घनत्वता में जा सकें। तो अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि तीसरी, चौथी और पांचवी घनत्वता के कितने प्रतिशत ग्रह हैं? जैसा कि आपने यहाँ बताया है, वे नकारात्मक ध्रुवता के हैं जिनका झुकाव खुद की सेवा की तरफ है। तो वो कह रहे हैं कि आप हमें ये बता सकते हैं कि जिनका नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाले टाइप के किस तरीके के प्लैनेट हैं जो खुद की सेवा वाले हैं, मतलब जहाँ पर इस तरीके का ड्रामा है कि भाई इस तरीके के लोग हैं जो अपने अपने बारे में सोचते हैं, या फिर खुद की सेवा के रास्ते पे चलते हैं कि जी हम हैं, बाकी सब पानी कम है। तो रा कहते हैं हम यह सवाल के बारे में नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इससे भ्रम का कानून यानी लॉ ऑफ कन्फ्यूजन लग जाएगा, आज़ादी का उल्लंघन हो जाएगा। हम बस इतना बता सकते हैं कि नकारात्मक या खुद की सेवा की तरफ झुकाव वाले ग्रह बहुत ही कम हैं। आपको सटीक अंक बताना सही नहीं होगा। तो देखो दोस्तों, इसमें रा की समझदारी ही है। उन्होंने कहा जब हम अपना नहीं बता रहे हैं तो हम उनके बारे में भी क्यों बताएं, इससे तो उनकी भी आज़ादी का उल्लंघन है। तुम अपना पूछ सकते हो हमसे, अपना तुम पूछोगे हम तुम्हें बता देंगे, लेकिन तुम बाकी दूसरों का पूछोगे कि जैसे हमारी आदत होती है उसके घर में क्या चल रहा है, उसके घर में क्या चल रहा है, ताका झाकी लुक्का छुपी बहुत हुई, ये जो चल रही होती है ना हमारी भी आदतें, वो एक तरीके से दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन है। तो खैर दोस्तों, यह सत्र अब यहीं समाप्त होता है। और जैसा कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे भाइयों, आदने वासु। धन्यवाद।